सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना भाई। बिहार की राजनीति में एक बड़े सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है और इसमें सम्राट चौधरी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरना अपने आप में कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं। कोयरी यानी कि कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी प्रदेश के प्रभावशाली ओबीसी नेता हैं, जिनके हाथों में अब होगी बिहार की सत्ता, बिहार की कमान। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले के बाद भाजपा राज्य में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट ने अपनी राजनीतिक कुशलता से भाजपा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और अब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। कल यानी कि 15 अप्रैल के दिन वो शपथ लेने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होने वाली विधायक दल की बैठक में महज औपचारिकता भरी थी कि सम्राट का नाम ऊपर आना है और फाइनल भी वही हुआ। सम्राट चौधरी को अब विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आप दूसरे शब्दों में समझें तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि सम्राट के आवास पर बड़ी हलचलें भी बार बार चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि उन्हें कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है, इसीलिए सुरक्षा का घेरा इतना मुस्तैद है। बिहार में 2 दशकों से चले आ रहे नीतीश कुमार के शासन का अध्याय अब समाप्त हो चुका है और सत्ता की बागडोर पहुंची है सीधे भाजपा के हाथों में। इस ऐतिहासिक बदलाव के केंद्र में सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उनकी जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमि इस चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। बिहार की राजनीति में कोयरी और कुर्मी समाज का गठबंधन, जिसे कि लवकुश समीकरण कहा जाता है, सत्ता के आधार पर रहा। नीतीश कुमार के हटने के बाद भाजपा ने कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाकर इस प्रभावशाली वोट बैंक को स्थायी रूप से अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है। कुशवाहा समाज बिहार में पिछड़ा वर्ग के भीतर एक बड़ी ताकत है और सम्राट चौधरी के जरिए भाजपा इस वर्ग को अपनी ओर खींच रही है और संदेश भी देना चाहती है कि वो पिछड़ों के नेतृत्व को लेकर गंभीर है और नीतीश जैसी ही सोच रखती है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्हें असली पहचान और बुलंदी मिली भाजपा में। उन्होंने अपने पिता शकुनी चौधरी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए समता पार्टी से शुरुआत की और आरजेडी में मंत्री भी रहे। साल 2018 में भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी तरक्की की रफ्तार बहुत तेज रही। वे प्रदेश के उपाध्यक्ष बने, विधान परिषद पहुंचे और फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी धाक जमाई। जब वे प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उन्होंने संगठन को नई ऊर्जा दी और बाद में नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उनकी आक्रामक कार्यशैली और पिछड़ों के बीच बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का पसंदीदा व्यक्ति, चेहरा और अब मुख्यमंत्री बना दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा अब हकीकत में बदलता जा रहा है। पटना में राजभवन से लेकर सम्राट चौधरी के आवास तक सुरक्षा का कड़ा पहरा और वरिष्ठ अधिकारियों की आवाजाही ये साफ पहले ही कर रही थी कि नई सरकार की रूपरेखा तैयार है और बिहार में होगा बीजेपी का सम्राट। भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त किया था, जो कि पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर नए नेता के नाम पर मुहर लगाने के लिए पहुंचे थे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया जाना था और हुआ भी ऐसा ही। सम्राट चौधरी को चुना गया विधायक दल का नेता, यानी कि बिहार का अगला सीएम फेस। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में अब बहुत ज्यादा कोई औपचारिकता बची नहीं है, कोई ऐसा शॉकिंग ऐलान नहीं होगा। सीधे तौर पर सम्राट चौधरी अब भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, जबकि जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। इस पर अभी अधिक जानकारी आना बाकी है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार भाजपा के लिए जाहिर तौर पर एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां पर पार्टी अब सहयोगी की भूमिका से बाहर निकलकर बड़ा भाई बन चुकी है और नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। ये फैसला आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है, जो कि चुनावी आप कह सकते हैं परिणामों को भी प्रभावित करने की एक मजबूत
घुसपैठ रखता है। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की उस संपत्ति के बारे में जिसका जिक्र अब बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो यहाँ जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं सम्राट चौधरी। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में नए युग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सम्राट चौधरी का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल हो गया। इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही उनकी व्यक्तिगत संपदा की खूब चर्चा हो रही है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 11.34 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी बात ये कि उन पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं है। उनकी चल संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए, जबकि अचल संपत्ति की कीमत लगभग 9.36 करोड़ रुपए आंकी गई, जो कि उनकी आर्थिक मजबूती और पारदर्शी छवि को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की खबरों के बीच उनके चल संपत्ति का ब्यौरा जानना अत्यंत रोचक है। सम्राट चौधरी के पास नकदी, बैंक जमा, लग्जरी गाड़ियां और जेवरात मिलाकर करीब 1.98 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसमें व्यक्तिगत तौर पर सम्राट चौधरी के नाम लगभग 99 लाख रुपए दर्ज है। उनकी धर्मपत्नी, जो कि स्वयं एक वकील हैं, उनके नाम पर भी 28 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर भी सुरक्षित निवेश किया, जो कि लाखों में है। ये निवेश केवल बैंक खातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न वित्तीय योजनाओं और हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF के तहत फंड शामिल हैं, जो कि उनकी दूरदर्शी आर्थिक योजना का प्रमाण देती हैं। अचल संपत्ति के मामले में सम्राट चौधरी का परिवार काफी समृद्ध है। उनके पास 9.36 करोड़ रुपए की जमीन, मकान, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पैतृक विरासत का है। उनके पैतृक गांव अन्य क्षेत्रों में स्थित विरासत में मिली जमीन की कीमत लगभग 8.20 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने स्वयं की आय से भी करीब 76 लाख रुपए की अचल संपत्तियां खरीदी। इस तरह विरासत और स्वयं की मेहनत से अर्जित संपत्ति मिलकर 9 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाती है। ये संपत्तियां मुख्य रूप से कृषि भूमि और रिहायशी इमारतों के रूप में फैली हुई है, जो कि समय के साथ मूल्यवान होती है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उन पर किसी भी प्रकार का बैंक लोन या निजी कर्ज नहीं है। वर्तमान समय में जहां अधिकांश नेताओं की संपत्ति के साथ उनकी देनदारियां बढ़ती जाती है, वहां सम्राट चौधरी का कर्ज मुक्त होना उनकी साफ सुथरी छवि में 4 चांद लगाता है। ये वित्तीय स्वतंत्रता उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक स्वायत्त और सशक्त बनाती है। बिहार की कमान संभालने जा रहे सम्राट चौधरी की आर्थिक स्थिरता उनके परिवार की वर्षों की मेहनत, राजनीतिक विरासत का परिणाम है। जनता अब उनके नेतृत्व में बिहार के विकास की उम्मीद कर रही है। उनकी ये वित्तीय पारदर्शिता उनके प्रशासनिक कौशल पर भरोसे को और अधिक पुख्ता करती है। एक अनुभवी नेता के तौर पर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि उनके व्यक्तित्व को और अधिक गहराई प्रदान करती है। और अंत में बात नोएडा की इसलिए भी क्योंकि नोएडा में बीते 2-3 दिनों से जिस तरह से सेक्टर 62, सेक्टर 63 और 34 के आसपास मजदूर प्रदर्शन पे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, जिसमें उनकी सैलरी में इजाफा, ओवर टाइम को लेकर, बोनस को लेकर और सुरक्षा को लेकर मांगे तेज थी। अब सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है, सरकार ने कैसे चांदी कराई है मजदूरों की, कर्मचारियों की, वो भी समझते हैं। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम क्या? कदम ये कि न्यूनतम मजदूरी दरों में अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई। नए आदेश 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में अधिकतम 3,000 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा। अकुशल श्रमिकों के लिए 11,313 रुपए 65 पैसे की बढ़ोतरी आप कह सकते हैं। 65 पैसे आपकी सैलरी में मिलेगा बढ़ोतरी के साथ। अर्धकुशल के लिए 12,446 रुपए निर्धारित किए गए, वहीं पर कुशल श्रमिकों के लिए 13,940 रुपए 37 पैसे प्रति माह निर्धारित हैं।
अब सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर 20,000 रुपए के न्यूनतम वेतन के दावे पूरी तरह से झूठे और फरेबी हैं। ये तात्कालिक राहत है और भविष्य में वेज बोर्ड के जरिए स्थायी समाधान निकाला जाएगा। मजदूरों के लिए आगे चलकर हो सकता है कि कोई राहत की खबर मिले। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अशांति को शांत करना और श्रमिकों के बढ़ते असंतोष को तत्काल प्रभाव से दूर करना है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। सोमवार को नोएडा के सेक्टर 60 और 62 में जिस तरह से निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिर मामला आगजनी और जाम तक पहुंच गया, उसने प्रशासन को कड़े और मजबूत फैसले लेने को मजबूर कर दिया। श्रमिकों की मांग जो मुख्य आप कह सकते हैं बिंदु है वो है वेतन वृद्धि, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को लेकर आवाज उठाना, बेहतर परिस्थितियों की मांग करना, जिसे सरकार ने गंभीरता से भी लिया है और सरकार अब इस समस्या के समाधान के लिए एक नई और व्यवस्थित रणनीति अपना रही है। एक तरफ जहां अंतरिम वेतन वृद्धि के जरिए तत्काल आर्थिक राहत दी गई, वहीं पर दूसरी तरफ अगले महीने एक उच्च स्तरीय वेज बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। ये बोर्ड वर्तमान महंगाई दर और बदलती आर्थिक परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा करेगा और उसके बाद ही न्यूनतम वेतन का एक स्थायी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं के अनुरूप पूरे देश में एक समान फ्लोर वेज यानी कि आधार रेखा तय करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसका दीर्घकालिक लाभ उत्तर प्रदेश के लाखों श्रमिकों को मिलने वाला है। अब वो कब तक मिलेगा, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं। जहां तक श्रमिकों की मांगों के पूर्ण होने का सवाल है तो वो एक आंशिक सफलता कही जा रही है। प्रदर्शनकारी श्रमिक एक बहुत बड़ी वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे और सोशल मीडिया पर फैली 20,000 रुपए की भ्रामक खबर ने उनकी अपेक्षाओं को काफी बढ़ा दिया। हालांकि सरकार द्वारा अधिसूचित नई दरें पुरानी दरों के मुकाबले एक सराहनीय सुधार है, लेकिन ये उस जादुई आंकड़े के आसपास भी नहीं है जिसकी चर्चा अफवाहों में थी और मांगों में भी। सरकार ने इस फैसले में सख्त रुख अपनाते हुए अब स्पष्ट भी कर दिया है कि वो अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले बाहरी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि वो श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। यानी कि आप जल्द देखेंगे कि उपद्रवी, वो चाहे मजदूर हो या फिर कोई बाहरी तत्व, उस पर कार्रवाई होगी। मजदूरी बढ़ाने के साथ ही सरकार अब कार्यस्थल और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की तैयारी में है। नियोक्ताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए कि वो केवल वेतन ही नहीं बल्कि ओवरटाइम का समय पर भुगतान करे। न केवल समय पर भुगतान करे बल्कि दोगुना भुगतान करे। किसी भी ओवरटाइम का, साप्ताहिक अवकाश और बोनस जैसे वैधानिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों को सुरक्षा और उनके सम्मान को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। नोएडा जैसी औद्योगिक नगरी में जहां हजारों छोटी और बड़ी इकाइयां संचालित होती है, वहां इस तरह के कड़े निर्देश और वेतन वृद्धि एक बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकता है। सरकार की कोशिश है कि उद्योगों और श्रमिकों के बीच एक संतुलन बना रहे ताकि उत्पादन भी कम ना हो पाए और मजदूरों का शोषण भी ना हो। कुल मिलाकर सरकार ने अंतरिम राहत देकर मामले को संभाला, लेकिन अंतिम संतुष्टि वेज बोर्ड की रिपोर्ट और नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद मिल पाएगी। आप कह सकते हैं फौरी राहत तो जरूर मिली, लेकिन मजदूर कर्मचारी जो उम्मीद कर रहे थे 20 से 25,000 उनकी सैलरी हो जाए, यही एक अमाउंट उन्हें मिले, वैसा अभी होता नजर नहीं आ रहा। सरकार 1 अप्रैल के बाद इस पर आगे कोई फैसला ले सकती है। तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए है जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.